हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी संविधान की राजभाषा क्या है उसके बारे में। संविधान के अंदर जो राजभाषा है उससे रिलेटेड भाग को पढ़ूंगी। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, चैप्टर फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, भाग 17 राजभाषा, अध्याय 1 संघ की भाषा। तो इसमें क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो संघ की राजभाषा क्या होगी उस पर लंबी लंबी डिबेट्स हुई। अंत में तय हुआ कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और जो ऑफिशियल लैंग्वेज, कामकाज की भाषा है, वो इंग्लिश रखी जाएगी 15 सालों के लिए। उसके बाद में तय किया जाएगा उसको और बढ़ाया जाएगा, विस्तारित किया जाएगा हिंदी को। लेकिन आज क्या हो रहा, जो भी भारतीय लैंग्वेजेस हैं उनसे तो काम चलने वाला है नहीं। इंडिया में तो चल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल भाषा कौन सी होनी चाहिए उसके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हुई। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने माना कि इंग्लिश ज़्यादा प्रभावशाली होगी क्योंकि वो इंटरनेशनल लिंकिंग लैंग्वेज है। तो इसलिए मैं पढ़ती हूँ हिंदी और इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है, सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया इंग्लिश को। और आज हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वालों की संख्या तो कम है भारत में। वो क्या है, अपर कास्ट के बच्चे जो हैं वो अधिकतर इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पसंद करते हैं। उनके पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना पसंद करते हैं। और जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं बेचारे, हिंदी, तमिल, मराठी, कन्नड़, जो यहाँ की भाषाएं हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो अधिकतर जो मेजॉरिटी है वो जो लोअर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो सब क्या करते हैं, वो इन्हीं भाषाओं को पढ़ते हैं, भारतीय भाषाओं को। क्योंकि टीचर्स भी पढ़ाने वाले उसी भाषा से उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और उसी भाषा से टीचर बन के आते हैं। और हाँ, जो अपर कास्ट के बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्रिश्चियंस के जो स्कूल्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो रही भाषा को लेकर। आज भी भाषा को लेकर बड़ी बड़ी, आपने देखा होगा टेलीविज़न्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लंबी लंबी बहसें होती हैं। तो कहते हैं कि हिंदी भाषा वाले बेवकूफ़ होते हैं और उनको आता नहीं है, वो पिछड़े हुए होते हैं, बैकवर्डेड कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने वाले बच्चे बड़े शार्प माने जाते हैं, बहुत ब्रिलियंट माने जाते हैं। आप देख लीजिए, जेएनयू में जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, जो ग्रामीण भारत के बच्चे हैं वो पिछड़ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से। तो एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, ये वो तो हो गई एक समान शिक्षा की बात। अभी मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ संघ की राजभाषा क्या होगी, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने क्या लिखा है कि संघ की राजभाषा क्या होगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। 343 article says official language of the union. Number 1, the official language of the union shall be Hindi in Devanagari script. The form of numerals to be used
for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals. Number second, notwithstanding anything in clause first, for a period of 15 years from the commencement of this constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement, provided that the President may during the said period by order authorize the use of Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union. Number third, notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use after the said period of 15 years of number A, the English language, or B, the Devanagari form of numerals for such purposes as may be specified in the law. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ। संविधान का भाग 17, राजभाषा, अध्याय 1, संघ की भाषा, अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा। नंबर 1, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि नागरी होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बता दिया था कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि नागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसके साथ ही साथ नंबर 2 खंड 1 में, नंबर 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। इसके साथ ही बताया गया कि 15 वर्ष संविधान जो लागू हुआ उसके प्रारंभ से 15 वर्ष तक की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इतने लंबे समय तक राज्य किया, तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा ही हर चीज़ में दखल दे रही थी। लेकिन उन्होंने स्थापनाएं भी की है, मद्रास हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट्स, इसी तरह से उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की। और उनके जो अंग्रेज़ों के जो कामकाज की भाषा वो तो इंग्लिश तो थी, इंटरनेशनल लिंकिंग भाषा है। तो इसलिए फिर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बहुत विचार विमर्श, डिबेट्स हुई, बहुत लोगों की डिबेट्स खारिज भी हुई और अंत में ये पाया गया कि दोनों भाषाओं को रखना ठीक होगा, हिंदी और इंग्लिश को। इंग्लिश को तब तक रखा जाएगा जब तक संविधान अपनी कोई अच्छी सी भाषा तय नहीं कर लेता है कि हमें क्या रखना है, तब तक अंग्रेजी ही भाषा चलती रहेगी जो कामकाज की भाषा है। शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। नंबर 3, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या नंबर ख अंकों के नागरी रूप को ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। लेकिन ये तो था कि वो अपने हिसाब से अंग्रेजी भाषा तो रहेगी। आज अंग्रेजी भाषा को कोई निकाल नहीं सकता है। सबसे संपन्न जो भाषा है वो इंग्लिश भाषा ही है। इसके बिना तो
डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। भारत की डेमोक्रेसी ऐसी है, संविधान भी हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होते हैं, 2-4 हाई कोर्ट्स को छोड़ दें, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो भी कोर्ट्स हैं उनको छोड़ के, और उत्तराखंड, 3-4 हिंदी पट्टी वाले राज्यों को छोड़कर हर जगह जो कोर्ट्स की जो भाषा है वो इंग्लिश ही है। यूनिवर्सिटीज़ में भी इंग्लिश को ही महत्व दिया जाता है, इंग्लिश में ही रिसर्चेज होती हैं। हिंदी में तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि उतना मटेरियल्स उपलब्ध नहीं है, लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स के सामने। तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश को ही महत्व दिया कि जो कामकाज के जो शासकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो इंग्लिश होगी। और आज इंग्लिश का रूप देखिए, पूरा इसका विस्तृत रूप है, हर क्षेत्र में दखल दे रही है इंग्लिश भाषा। इंग्लिश भाषा के बिना लोग बुद्धू समझे जाते हैं, बैकवर्ड समझे जाते हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पे कोई भी टीचर्स को, वहाँ पे कोई भी प्रोफेसर्स हिंदी में बात ही नहीं करता है। जेएनयू में चले जाइए, और जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। वहाँ पे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको नीचा दिखाया जाता है। अपर कास्ट के जो इंग्लिश मीडियम के पढ़ने वाले बच्चे, वो उनको नीचा दिखाते हैं, अरे तुम तो पागल हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है, ये है वो है। क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस भाषा को लेकर, इंग्लिश भाषा को लेकर, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे व्यवहार हुआ करता था कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, पिछड़े हुए समाज से हो, तुम्हारे माँ बाप को हिंदी भी नहीं आती थी, तो इस टाइप से वो सब सुनना पड़ता था। तो खैर ये हिंदी और इंग्लिश की बात है। आज एक इंग्लिश बहुत ही पावरफुल भाषा बनी हुई है, जो डेमोक्रेसी को, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने से लेकर आज तक जो भी विस्तार दिया है वो इंग्लिश भाषा ने ही दिया है। तो कहने का मतलब, आगे मैं पढ़ूंगी 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में बात करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।